नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के एक नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। आप सबको बधाई। भारतीय शेयर बाजार पिछले सप्ताह एक नई ऊंचाई पर स्थापित होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स 75,000 से ऊपर और निफ्टी 23,000 का आंकड़ा छूने में सक्षम रहे। तो जैसा कि हमारी आशा थी कि इलेक्शन से पहले या तुरंत बाद सूचकांकों में बड़ी तेज गिरावट या तेजी आ सकती है, तो दोनों सूचकांकों ने ऊपर की ओर का रुख किया। आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय शेयर मार्केट का उस संदर्भ में आकलन करने का प्रयास करेंगे। 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सक्षम हुई है। पिछले वर्ष हमने यूके को पीछे छोड़कर और यूएस डॉलर 3942 मिलियन के साथ, यानी लगभग 4 ट्रिलियन के करीब हमारी अर्थव्यवस्था पहुंची है। हमने यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद 5वां स्थान पाने में कामयाबी हासिल की है। यदि हम G20 देशों, जो विश्व के सबसे बड़े 20 देश हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन करें तो उनकी एक रिपोर्ट के अनुसार G20 के देशों ने पिछले वर्ष एवरेज जीडीपी ग्रोथ जो 3.2% का रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, उनमें से सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है और हमारा ग्रोथ रेट 7.7% रहा है। तो 20 में से 2 देशों ने नेगेटिव ग्रोथ यानी डी ग्रोथ दिखाया है, रिसेशन में चले गए हैं। वो देश हैं सऊदी अरेबिया और जर्मनी। इसके साथ ही विश्व भर के बाजार तेजी से आगे बढ़े हैं। यूएस के बाजार, जिसको सारी दुनिया के बाजार फॉलो करते हैं, वो अपने 52 वीक हाई पर और अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं और उसे देखते हुए भारतीय शेयर बाजारों ने भी पिछले सप्ताह एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये ग्रोथ के फिगर कोई नए नहीं हैं। आज हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे मनमोहन सिंह के 10 सालों का और मोदी जी के 10 सालों के कार्यकाल का। मनमोहन सिंह जी के 10 साल के टेन्योर यानी 2004 से 2014 के बीच भारत में टैक्स रेवेन्यू 4 गुना बढ़ा, 3 लाख करोड़ से बढ़कर 11.5 करोड़ तक पहुंचा। लेकिन इसका 40% जो बढ़ोतरी हुई वो कॉरपोरेट्स द्वारा बनाई गई थी और केवल 25% मिडिल इनकम टैक्स पेयर्स के द्वारा उसमें कंट्रीब्यूशन था और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जीडीपी का 26% रहा था। अब मोदी जी का जो 10 साल का टेन्योर था उसमें टैक्स रेवेन्यू बढ़ा 11.5 करोड़ से 35 लाख करोड़ तक और ये इंक्रीज जो है 3 गुना इंक्रीज हुआ। लेकिन एक तुलनात्मक जो बदलाव आया वो ये था कि ये 75% जो इंक्रीज यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू में हुआ वो मिडिल क्लास द्वारा दिए गए टैक्स के आधार पर और आम आदमी द्वारा जीएसटी पे करने के आधार पर किया गया। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो मनमोहन सिंह के ज़माने में 26% थी वो गिरकर जीडीपी का 22% रह गई। यानी अधिकतर जो ग्रोथ आया मोदी जी के टेन्योर में वो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स द्वारा आया, जिसके कारण भारत का जो डेट था, जो कर्ज था, वो कई गुना बढ़ गया। 2004 में भारत की जीडीपी 709 मिलियन यूएस डॉलर थी, तो 2014 में बढ़कर 2039 मिलियन यूएस डॉलर पर पहुंची। यानी अगर देखें तो 10 साल में 187%, 187% का
जीडीपी में ग्रोथ देखा गया। 2014 और 2024 के बीच में देखें तो ये ग्रोथ मात्र 94% था। हालांकि आज हम 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और अगले 2-3 वर्षों में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भी बनेंगे। लेकिन यदि 2004 से 2014 का ग्रोथ हम उसको एक्स्ट्रापोलेट आगे करते तो अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी होती। यदि हम पूर्व में नजर दौड़ाएं तो हम देखेंगे जो ये भारत में जो स्टॉक मार्केट्स में एक बुल रन की शुरुआत हुई है उसका मुख्य कारण था 2019 में निर्मला सीतारमण जब फाइनेंस मिनिस्टर थी तो उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स में सितंबर 2019 में 8 से 10% की कटौती की थी जो 1 अक्टूबर 2019 से लागू हो गई थी। तब से कॉरपोरेट्स के प्रॉफिट्स में बहुत तेजी से बढ़ोतरी दर्ज हुई है और इसी कारण से ये बुल रन चलता आ रहा है। हालांकि कोविड के समय में स्टॉक मार्केट्स को निराशा हुई थी और वो नेगेटिव में भी गए थे, लेकिन ये बुल रन आज भी जारी है। हम जब कॉरपोरेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं उनका ईपीएस आज 1050 है और प्रोजेक्टेड ईपीएस जो मार्च 25 के लिए एक कंसेंसस एस्टिमेट के रूप में सामने आ रहा है वो है 1100। तो इसके हिसाब से अगर हम हिस्टोरिक पीई पर जाएं जो कि 19 से 20 रहती है तो यदि हम 20 का पीई मल्टीपल लें तो 22,000 का निफ्टी का आंकड़ा एक स्टॉक मार्केट का एक एवरेज रिटर्न दर्शाता है। आज हम 22,000 से ऊपर हैं तो मैंने ये आशा जताई है कि आने वाले साल के दौरान निफ्टी का लेवल जो है 20,000 से 24,000 के बीच में रहने की संभावना है। अगर हम करंट पीई देखें तो ये 22 की पीई पर चल रहा है और अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की पीई देखें तो 36 और 26, यानी यदि मार्केट में कोई गिरावट आती है किसी भी कारण से तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में ज्यादा तेज गिरावट आने की संभावना बनी हुई है। तो आने वाले समय में निवेशकों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जैसा मैंने आकलन पिछले 2 एपिसोड्स में आपसे चर्चा की थी इलेक्शंस के बारे में, तो इलेक्शंस का रिजल्ट अब 1 हफ्ते में आने वाला है और उसके बाद बाजार जो भी एक नी जर्क रिएक्शन 4 तारीख को देंगे उसके बाद वो आने वाले समय में फिर इकोनॉमी की तरफ ध्यान देंगे और नई सरकार के पहले बजट जो जुलाई में आएगा उस पर ध्यान देगा बाजार, या फिर मॉनसून किस तरह से प्रोग्रेस करता है उसके बारे में भी बाजार ध्यान देगा। क्योंकि हमारे बाजार एक बड़े इवेंट इलेक्शन रिजल्ट से पहले बहुत तेजी से दौड़ चुके हैं और हो सकता है कि अगले सप्ताह में भी कुछ और थोड़ी सी गुंजाइश ऊपर जाने की हो, तो वहां से इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद कुछ करेक्शन की आशंका बिल्कुल बनी हुई है। तो निवेशकों के लिए ये सलाह होगी कि जब जब बाजार नीचे आए, यानी बहुत ज़्यादा गिरावट का अंदेशा नहीं है, 10 से 12% यदि गिरावट आती है तो 20,000 निफ्टी का लेवल और मिड कैप स्मॉल कैप में और तेज गिरावट हो सकती है। तो उसके लिए अपनी पूंजी तैयार रखें और उस समय आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि इकोनॉमी का भविष्य उज्जवल है। कोई भी सरकार आए, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। तो 4 जून के बाद जिसके ज़्यादा आसार लग रहे हैं, हम एक नई सरकार बनते हुए देखेंगे और बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि जो भी नई सरकार आएगी या जो भी उसको लीड करेंगे, भारत को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास अवश्य करेंगे।
हम मार्केट के बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और आने वाले समय में भारतीय स्टॉक मार्केट निवेशकों को अच्छा रिटर्न बनाकर देते रहेंगे। तो जब जब गिरावट का दौर आए, 10 से 12% गिरावट कभी भी आपको मिल सकती है, तो उस समय निवेश करें और भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना हौसला बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। आपसे एक निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर लिखें। अगले अंक तक के लिए नमस्कार।